आप लोगों का टेस्ट हो गया? नहीं, हम नहीं चाहते कि हम रिवीजन कराएं, उसमें आप लोग अच्छा नंबर लाएं। भयंकर पानी है यार, पानी ही पानी है, सराबोर हो गया पाँव। कोई आए मत किया करो यहाँ, ठीक है? अधिकारी की तरह बिहेव किया करो। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? अच्छा हाँ, प्रस्तावना लिख लिया हम लोगों ने? वो तो आप लोग होमवर्क दिए थे। ये आपकी पहली क्लास है? अब बताइए, आपको लिखवाएंगे आप, फिर तो आप कहिएगा कि कुछ समझाया ही नहीं सर, फिर मेरे लिए भी समस्या आती है। क्या देख रहे थे प्रभु? हाँ, क्या देख रहे थे? फोन आ गया था? हम अच्छा अच्छा फोन छोड़ के आते, केवल गृह मंत्रालय का छोड़कर, क्योंकि घर वहीं जाना है हमको। तो आप एक दिन आती है, 2 दिन नहीं आती? अच्छा वो आप नहीं है, अच्छा अच्छा आप आती है। वो कहाँ गई? उसका पता नहीं है? हाँ, कैसे पता? बोल के नहीं गई? पूछिएगा तब ना बोल के जाएगी। फोटो खींचोगी तो कहां से बोलेगी कोई? ओके, अब देखिए, हम लोग कल कर रहे थे प्रस्तावना, प्रियम्बल, ठीक है? और इस प्रस्तावना में हम लोग कल संभवतः आकांक्षाएं जो थी उसमें हम लोग इक्वालिटी और समानता और बंधुत्व छूट गया था, हो गया था। देखो, तो क्लास आप लोग कर रहे हो किंतु आपको जानकारी नहीं है, हमें जानकारी है, दुर्भाग्य की बात है। हाँ, वो मंत्र आज पूछेंगे, ठीक है? और आप लोग बहुत सर्च करके आई हैं, और जो बोलिएगा वो गलत ही बोलिएगा, ठीक है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं समानता की, तो आप समानता के बाद हम लोग बंधुत्व की बात करते हैं। तो आप जी हाथ उठाइए, आप, चूंकि आप भी हाथ उठाए, आपका तो गिराने से कुछ नहीं होगा, दिख गया हमको, ठीक है? ये बताओ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में समानता है? किसने बोला नो सर? आप ही बोले? कृष्णा आप बोल दिए? महान जी, आप बोल दिए नो, ग्रेट। कई साल बाद आए हैं और आप फट से नो बोल दिए, कैसे बालक? चुप रहिए, देखना जरूरी है। अभी तो 2-4 दिन हुआ ही क्लास चले, साल हो गया। हाँ, कहने का एक तरीका होता है। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहित, चलो मोहो जरा, आंसर से मोहो तो जरा। होता है, यानी इसका मतलब अभी भी आप संविधान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। हमारा संविधान अनुच्छेद 15 कहता ही है कि राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, जन्म, वंश वंश के आधार पर हो, चाहे जन्म स्थान हो, किसी भी आधार पर आपको भेदभाव नहीं करेगा। किंतु आपका भेदभाव हो रहा है, हम समझ रहे हैं, आप पीड़ित हैं।
समझ रहे हैं हम, इसमें हम जान रहे हैं हो रहा है ना जी भेदभाव। अब वो प्रैक्टिकल है, किंतु ये लिख नहीं सकते हैं। आप प्रशासक बनने जा रहे हो ना, समझने के लिए है, ये समझने के लिए जरूर है। कृष्णा भेदभाव हो रहा है ना, कैसे हो रहा है जरा बताओ तो बालक। किसके हिसाब से? धर्म। एक बताओ कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया हो। देखो ऐसे बोल देना और उसका एक उदाहरण देकर बताना, उसमें अंतर आ जाता है। इसको कहते हैं कि हम लोग सुनी हुई बातें उल्टी कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है जी? कहीं आपने देखा? हम लोग जो भी पढ़ेंगे करेंगे सरकार के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमको दे रही है सब कुछ, तो भेदभाव वहीं से देखेंगे हम लोग। जी हो रहा है भेदभाव? हो रहा है ना? ठीक है, अच्छा जवाब दिए सर। हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? लेकिन क्या इस तरह से जवाब दोगे आप लोग कि सर हो रहा है किंतु लेकिन परंतु? समझ जाइए सर, हम कैसे समझेंगे? जब आप बोलिएगा तभी ना समझेंगे। ये गलती है, ये दुर्भाग्य है। हाँ बोलिए बालक। मेरी दुर्भाग्य नहीं है, इनकी दुर्भाग्यता है। आप और पाप मत किया करो, समझिए। पॉल साइंस से एमए करके रखी है, निकलता है गलती से ही। हाँ बोलिए जी। आपको लगता है भेदभाव है? अगर आपको अगर प्रश्न आ गया कि समानता में कोई भेदभाव नहीं है, आप क्या लिखेंगे? या क्या आपको लगता है कि हमारे देश में समान लोगों को समान तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है? अमीरी गरीबी, चलो अमीर लोग को ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, अमीरों की ज्यादा वैल्यू होती है और गरीबों की कम वैल्यू होती है? किंतु आपको बता दे, देश हमारा अमीरों से नहीं चल रहा, गरीबों से चल रहा है। भेदभाव हो रहा है। हाँ बोलो, हाथ उठा रही हो। भेदभाव हो रहा है? हाँ वेरी गुड। यानी इनका मानना है कि एक मस्जिद में शिवलिंग मिला तो उसका आधार मानते हुए हिंदू और मुस्लिमों में भेदभाव हो रहा है, यही कह रही हैं। हाँ कीर्ति, ठीक है, कहां रहती हो? सांगानेर थाना के पास है। ऐसा अगर जाके रास्ते में बोलोगी तो उसी सांगानेर थाना में बंद कर देगा सब, समझी? बात करती हैं। ठीक है, ये जो आप समानता की बात कर रही हैं, हम व्यक्ति विशेष की समानता की बात कर रहे हैं, न कि धर्म की समानता की बात कर रहे हैं। और जब हम व्यक्ति विशेष की समानता की बात कर रहे हैं तो निसंदेह हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं समानता का वर्णन किया गया है, परंतु लिंग के आधार पर। अगर हम लिंग की बात करें यानी सेक्स की बात करें तो इस लिंग के आधार पर आप देखिए निसंदेह भेद किया गया। कैसे? तो आप देखिए, जो भी आप प्रतियोगिता पर देते हैं, परीक्षा वगैरह, उसमें दो ही श्रेणी आता है, यही रहता है ना। किंतु इस बीच में एक और श्रेणी है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। समलिंग अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। समलिंग दूसरा चीज है। समलिंग जो है वो उसको कहते हैं कि मतलब आप शारीरिक संबंध किसी समलिंग व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं, वो अलग चीज है। किंतु ट्रांसजेंडर कुछ अलग चीज है, इसको कहते हैं तीसरी जेंडर। और आपको सही मायने में बता रहे हैं कि हम धन्य है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि 2014 से सर्वोच्च न्यायालय ने
ट्रांसजेंडर के लिए यह प्रावधान कर दिया था, जबकि ये कह रही है समलिंगता का, तो होमोसेक्सुअल कहते हैं समलिंगता इंग्लिश में। तो नाज फाउंडेशन ने, एक सामाजिक संगठन है जिसका हम लोग कहते हैं, उस संगठन का नाम है नाज फाउंडेशन। तो आप देखिए, इस नाज फाउंडेशन ने सर्वप्रथम हाई कोर्ट में केस किया और केस करके ये कहा कि व्यक्ति विशेष जो है समलिंगता का आधार दिया जाए, सॉरी वैध, उसको अवैध माना गया, उसको अब वैध माना जाए, यानी अब उसको कानून रूप दे दिया जाए। यहां समलिंगता से तात्पर्य है कि LGBT, यानी इसको कहते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यू। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय पे जब केस गया था तब उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, हम जब बात करते हैं समलिंगता की, तो हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा 1857 में समलिंगता कानून लाई थी और उसको उसने माना था गैर कानूनी। यानी अगर व्यक्ति विशेष, एक ही लिंग का व्यक्ति, अगर हम मेल है, मेल के साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो वो प्रकृति के प्रतिकूल है, इसलिए आपको सजा दे दी जाएगी, इसलिए आपको सजा दी जाएगी। हाँ, पता नहीं, अब पीठ दर्द दे रहा। रेस्ट से नहीं होता है सब, तो पी लो और दे, मतलब तुलना कर रहे हो, मोहित नाम ही रखे हो तो क्या करें। हाँ, तो अब क्या है कि, किंतु आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था कि इन दोनों को वाकई में हमारे देश में समलिंग संबंध जो है उसको कानूनी रूप दे दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कानूनी रूप दे दो। यानी ये भी बात सही है कि देखो, आज का अगर प्रकृति चल रहा है, देश चल रहा है, विश्व चल रहा है, तो ये चल रहा है समलिंग कानूनों से नहीं या समलिंग संबंधों से नहीं। यानी अगर मेल मेल से अगर संबंध करे तो आगे पीढ़ी आएगा, इससे नहीं चल रहा है विश्व। ये चल रहा है विपरीत लिंग से, मेल और फीमेल के जो उत्पन्न होता है उससे देश चल रहा है, विश्व चल रहा है। अब अगर सभी लोग इसका प्रयोग करने लग जाएंगे तो सही बात है, समानता का उल्लंघन होगा। आप देखिए, समानता का उल्लंघन होगा, और जब समानता का उल्लंघन होगा तो प्रकृति का कहीं ना कहीं हम अवहेलना कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जब यह निर्णय गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय कहा कि यह निर्णय हम नहीं देंगे, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार क्या करे कि इसके ऊपर कोई कानून बनाए। केंद्र सरकार ने वापस भेज दिया न्यायालय के पास, कहा तुम ही इसके ऊपर कानून बनाओ। और न्यायालय ने अभी हाल फिलहाल का मतलब हो गया 2018 की बात कर रहे हैं, न्यायालय ने निर्णय दिया कि समलिंग कानून, ये पुरुष पुरुष या महिला महिला शारीरिक संबंध बना सकते हैं, किंतु इनको शादी करने का अधिकार नहीं है। आप शादी करके और कहें कि हम शारीरिक अभी हाल फिलहाल राजस्थान के हाई कोर्ट ने 2023 में निर्णय दिया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शादी का अधिकार हम नहीं देंगे, मैरिज, और आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हो। लिविंग रिलेशन का मतलब होता है कि आप ये दोनों अपने में रजामंदी करके रह सकते हो, और अगर आपको शारीरिक संबंध करना है तो दबाव पूर्वक नहीं होना चाहिए, उसके और इसके खुशी से होना चाहिए। समलिंग हो, दोनों अपने हिसाब से सोच लो कि क्या करो, क्योंकि अब मैच्योर हो। किंतु उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर जो है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसको अभी आप लोग बहुत तरह का नाम देते हैं, किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, जो भी आप लोग नाम दें, यानी आधा पुरुष आधा महिला, जो भी आप लोग नाम दें, तो
इनको इन्होंने कहा कि इसको शादी करने का अधिकार है। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि इनको शादी करने का अधिकार दिया जा रहा है। और ये शादी करेंगे तो अपने लिंग को देखते हुए कि वो पुरुष से करें या महिला से करें। तो जब हम बात करते हैं समानता की, तो धन्य है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हमारा, कि 2014 से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया नाज फाउंडेशन के द्वारा कि जो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन सारे हॉस्पिटल में एक अलग से ओपीडी खोला जाए इनके लिए। ओपीडी समझते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर अलग से इनके लिए खोला जाए, इमरजेंसी वार्ड, जिसमें केवल ट्रांसजेंडर का ही चिकित्सा किया जाएगा। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने इतना भी निर्णय दिया कि ये जो ट्रांसजेंडर जन्म लेते हैं ये अप्राकृतिक नहीं है। जब मेल और फीमेल का संयोग बनता है तो उससे जो उत्पन्न होता है उससे ये निकलते हैं और ये प्राकृतिक है। अगर जैसे मेल प्राकृतिक है, फीमेल प्राकृतिक है, उसी तरह से ये भी प्राकृतिक ही इनका देन है। क्योंकि बनावट में, शारीरिक बनावट में कुछ कमी आने के वजह से वो भी प्राकृतिक है। हम लोग आर्टिफिशियली नहीं करते हैं कि हम मेल है तो हम फीमेल का सेक्स लगा ले और फीमेल है तो मेल का सेक्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक है। और जब ये प्राकृतिक है तो इन लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित क्यों किया गया? अगर हम आपको मारते हैं, डांटते हैं, तो आपको जितना चोट लगेगा उसको भी उतना ही चोट लगेगा। आपके सीने में दिल है तो उसके भी सीने में दिल है, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं है। आप जितना दूसरे के प्रति इमोशन दिखाते हो वो भी उतना ही दिखाता है। तो उसको प्रतियोगिता परीक्षा से, हर प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखेंगे कि उसके अंदर मेल या फीमेल, पुरुष या महिला लिखा रहता है, किंतु आप कतई भी नहीं देखिएगा कि तीसरा। जबकि विकलांगों के लिए प्रावधान बनाई गई है, जबकि आप देखिए विकलांगों के लिए आप ध्यान देखिएगा तो वहां भी लिखा गया कि अगर आप विकलांग है तो आप कर सकते हैं, लिखा गया है ना। तो थर्ड जेंडर के लिए क्यों नहीं करेंगे? थर्ड जेंडर को भी करना चाहिए था कि नहीं? क्यों कृष्णा, हाथ उठाए हो तो थर्ड जेंडर को कुछ करना चाहिए कि नहीं? यह सर्वोच्च न्यायालय का देन है और धन्य है सर्वोच्च न्यायालय कि उसके बाद से ये थर्ड जेंडर वाले प्रतियोगिता दिए और वाकई में ये लोग नौकरी पाने लग गए। और परंतु स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2020 आते आते 50% थर्ड जेंडर वालों ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। क्यों है? इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका कई तरह से तिरस्कार किया जाता था, बेइज्जती की जाती थी। अब आप ही हैं, चलिए आप लोग तो समझदार हैं, आम व्यक्ति अगर गांव का व्यक्ति की बात करें और गांव के व्यक्ति को अगर कहें कि तुम जाओ, अगर कोई आप अधिकारी कह दे कि आप उनके पास चले जाइए, वो आपका काम कर देंगे या कर देंगे, जो भी आप लोग बोल रहे। अब वो वहां जाएगा तो निसंदेह पूछेगा कि वो कैसा है। अगर कोई कह देगा कि वो ट्रांसजेंडर है, मन में दूसरी भावनाएं बन जाएंगी। हमारी क्लास में भी आज अगर कोई ट्रांसजेंडर आके बैठ जाए तो आप लोग देखिए उसको किस नजर से देखेंगे। विचारे बदलते हुए, विचारों में परिवर्तन आते ज्यादा समय नहीं लगता है। तो उन्होंने, उन लोगों को ऐसा लगा कि हमारा तिरस्कार हो रहा है, उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ दी। किंतु जिनको लगा कि हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, अगर परिवर्तन चाहिए तो निसंदेह हमें दिखाना पड़ेगा, वो नहीं चेंज की। और हमको बता दीजिए कि ट्रांसजेंडर भारत में लगभग 2 करोड़ के आसपास हैं, ठीक है। और 2 करोड़ ट्रांसजेंडर्स अगर हैं भी तो एक भी एमएलए, एक भी विधायक, एक भी सांसद बता दें जो उनका प्रतिनिधि करते हो।
एक भी ट्रांसजेंडर बता दो जो विधायक बना हो या सांसद बना हो। बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। इसका मतलब कि आप देखिए, इसको कहते हैं सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां इसको कहते हैं। यानी समाज में ये सारी कुरीतियां भरी पड़ी हैं, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज अगर आप, अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर आप ट्रांसजेंडर से बात करके आ जाएं या वो आपका दोस्त बन जाए, आपके घर में ही देखिए सबसे पहले आपसे ही भेदभाव, आपको कितना समझाया जाएगा, समझाया जाएगा कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो आप खुद अपने आप को सोचिए कि सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा ये भी कहा था सर्वोच्च न्यायालय कि जिस तरह से पुरुष के लिए शौचालय है, महिला के लिए शौचालय है, वैसे ट्रांसजेंडर के लिए भी शौचालय होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि आज भी अगर पुरुषों को या महिलाओं को इस तरह की व्यवस्था दिखती है तो वो सुलभ शौचालय में जाके उपयोग कर सकते हैं, किंतु आज भी उनके लिए नहीं बनाया गया। कहने के बावजूद भी आप कहीं नहीं देखिएगा कि उनके लिए अलग से शौचालय बनाया गया है। चाहे आप सिनेमा हॉल की बात करें या फिर आप सार्वजनिक शौचालय की बात करें या आप कहीं की भी बात करें, आपको नहीं मिलेगा। ये समानता नहीं चाहिए हमको, ऐसा समानता नहीं चाहिए। इस समानता से हम निसंदेह बहुत, ये बात सत्य है कि सर समाज में असमानता दिखती है, उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा संविधान में तरह तरह के अनुच्छेद दिए गए हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक निम्न वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है? आज देखिए, आप लोग का परीक्षा निकलेगा तो महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित है, रक्षाबंधन आएगा तो महिलाओं के लिए अलग से, मतलब आप समझिए कि राज्य सरकार ट्रांसपोर्ट, मतलब बसों में इनके लिए निःशुल्क सेवाएं हैं उस दिन के लिए, है ना। महिला के लिए बोले, महिला दिवस के जो भी है ना जी। तो आप खुद देखिए किस आधार पर आप बोल दे कि सर भेदभाव है, हम सर इसकी विवेचना नहीं कर सकते या इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप लोग कहते हो कि सर भेदभाव है, इसका मतलब आपके विचार अभी भी संकीर्ण हैं। आप भेदभाव इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप समाज में जो देख रहे हो उसी को भेदभाव मान रहे हो, जबकि आपके ये पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। लागू करने वाले नियम आप ही लोग हैं, अधिकारी आप ही लोग बनेंगे, सरकार द्वारा नियम लाई जाएगी और आप ही लोग लागू करेंगे। किंतु क्या यह पॉसिबल है कि आप हर घर में जाकर उस नीति को लागू कर पाएंगे? संभव नहीं है। तो जो लागू नहीं होता है उसको कहते हैं कि सर भेदभाव है, जो लागू होता है कहते हैं सर प्रोत्साहित हो रहा है। ये आपके व्यक्तिगत विचार हमको नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 अच्छी तरह से व्याख्या करता है कि राज्य किसी भी सार्वजनिक, राज्य जो है किसी भी सार्वजनिक प्रतियोगिता परीक्षा जो सरकार निकाल रही है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। क्या वो कहती है कि मेल देंगे? क्या वो कहती है कि फीमेल देगा? अभी तकलीफ होने लग गया है? अभी तकलीफ होने लग गया? नहीं ना तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? ठंड लग रही है? होगा, उम्र है। तो अब देखिए, तो जब हम लोग बात करते हैं समानता की, तो निसंदेह हमारे संविधान में समानता दी गई है। इस समानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अथाह नीतियां लाई गई हैं। और आज वाक्य में अगर महिलाएं कहें कि सर हमारे लिए असामान्य दिखता है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। और असमानताएं हमारे घर से ही चालू होती है। भेदभाव हमारे मां बाप ही करते हैं, पेरेंट्स ही करते हैं, महिला और पुरुष में, बेटा और बेटी में। आपको दिख जाएगा। बेटा को लगेगा कि बेटी को बहन को ज्यादा मान रहे हैं और बहन को लगेगा कि बेटे को ज्यादा मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी नीतियों से लग जाता है। और यह बात सत्य है कि महिलाएं आज जो भी हमारी क्लास में हैं, ये कहीं ना कहीं
आगे चल के असमानता का स्वीकार बनेंगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास निश्चित समय है कि 3 साल 4 साल के अंदर बेटी अगर कुछ करती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा स्वतंत्रता मां बाप के हाथ में रहेगा, है ना? मानती है ना इस बात को? हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये समानता नहीं है कि वहीं मेल को तब तक नहीं शादी किया जाता है जब तक वो नौकरी ना ग्रहण कर ले, और अगर मेल ग्रहण कर भी ले रहा है नौकरी तो देखो एक गरीब लड़की की शादी कैसे अच्छे घर में होगी, जबकि दहेज प्रथा इतने पैमाने पे चल रहा है हमारे देश में। पॉसिबल है? नहीं है ना? अरे बोलो ना, खोटा नहीं है ना? और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में ही दहेज प्रथा है, मुस्लिम में भी है, मेहर का प्रथा है, वहां सब जगह है। और सही मायने में मानिएगा तो महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती हैं। किस तरह की समानता है कि अगर महिला जो है उसको अगर लड़का नहीं हुआ, लड़की होते गई तो उसे तलाक दे दीजिएगा। फेसबुक पे ट्रिपल तलाक लेके आप, व्हाट्सएप पे ट्रिपल तलाक देकर आप उससे अपना पिंड छोड़िएगा, उस बेचारी की जिंदगी कहां जा रही है? क्या नाम है आपका? दीप्ति। देखो, विचार जो है ना बड़े रखने चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसी समूह के बारे में तो ऐसा नहीं है कि वो समूह प्रताड़ित है, कि आप इस तरह से देख रही हैं। तो आप देखिए, जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता अभी भी हमें पूर्ण नहीं मिला, इसीलिए आकांक्षाएं हैं, हमें पाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समानता पाना है तो पहले अपने दिल में लगाओ कि हां हम सामान्य हैं। अच्छा, नीतियों में भी हमें भेदभाव दिख जाता है, गरीबों के लिए ये नीति, अमीरों के लिए ये नीति। तो एक तरह से वो भी हमको दिखता है कि असामान्य लग रहा है। अच्छा, जब बंधुत्व की बात करते हैं तो आप देखिए बंधुत्व कहता क्या? हाँ, हाथ उठा रही हो, बोलो बंधुत्व क्या कहता है? पीठ दर्द देने लग गया? हाँ, अभी हमने कुछ पूछा ही नहीं तो दिमाग दर्द दे रहा है। हाँ बोलो, बंधुत्व से क्या समझती हो? देखो, लालू यादव ने भी कोई चारा खाया था और आप भाइयों को चारा खिलाने लग गए हैं। कई हजार करोड़ का उन्होंने गौचारा खा लिया था। ठीक है, भाईचारा कैसे भाईचारा की बात कर रही हो? सभी धर्मों को समान माने वो भाईचारा है, तो कसाईचारा क्या है? बोलो, ये स्थिति है। हाँ जी, बंधुत्व से क्या समझते हैं? हाथ उठा रहे, बोलिए जी। आप इसे, कोई बात नहीं, वो समझ जाएंगे। हमारी क्लास में नया पुराना सब नहीं है, सब समान है। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, बंधुत्व से क्या समझ? बहुत साधारण शब्द है, सामान्य शब्द है। हाँ कोटा बोलो, बंधुत्व से क्या समझते हो? सही भाई, सभी भाई बहन हमारे बंधु हैं। वाह, गजब कर दिए। किस पे? पेपर पे कि वाकई में दिल और दिमाग में है? नहीं है। यही सबसे दुख की बात है कि बंधुत्व की जब बात करते हैं तो सब भाई बंधु, सब भाई बहन हमारे बंधु हैं और सब भाईचारा रखना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह के बंधुत्व की बात कर रही हैं, जबकि हमारे संविधान में बंधुत्व की व्याख्या नहीं की गई है और न उसकी परिभाषा दी गई है। बंधुत्व अपने फीलिंग से आता है। अगर आप ही हैं, क्या नाम है आपका? क्या बोले? अंतिम। तो अंतिमा, ये देखो,
अगर मान लो सिंपल सी बात कर रहे हैं, आप रास्ता से आ रही हो और पता चला कि उधर से कोई स्कूटर वाला आया और आकर उसका एक्सीडेंट हो गया, आपके सामने ही वो बाइक स्लिप कर गया, गिर गया और ब्लड ब्लड गिर रहा है, आपका क्या मन करेगा? आप अपने यहां आओगी कि पहले उसकी हेल्प करोगी? हाँ, एम्बुलेंस को फोन करोगी। यानी इस चीज को, यानी जब इन्होंने फोन किया तो ये नहीं देखा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, और ना ये पूछने गई। कैसे पूछेंगी? वो तो तड़प रहा है, तो बेचारा कहां से पूछने की स्थिति नहीं है। किंतु हमको एक बात बताओ, आपने क्यों उसको हेल्प किया? नहीं, क्यों किया? एक कारण बता दो ना। आप उसको जानती हो ना पहचानती हो, छोटे मियां सलाम, ऐसा नहीं ना। तो आप जानती पहचानती कुछ नहीं, फिर भी आपने उसे हेल्प किया, क्यों? इंसानियत। और ये इंसानियत जो है, और ये जो इंसानियत है, ये इंसानियत हमारे अंदर से निकलता है, दिल से निकलता है। और जब ये इंसानियत दिल से निकलता है, हम किसी की सहयोग करते हैं तो वो बंधुत्व में जुड़ जाता है। याद रखना आप लोग। इसीलिए हमारे पूरे संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। कहा गया है कि पूरा संविधान संविधान इसी बंधुत्व को पालन करने के लिए। क्या नाम है आपका? आपसे पीछे जो है, हाँ, अंशु शर्मा। बालक अंशु, आप ऐसे उबासी ले रहे हैं जैसे कई वर्षों से किसी को खाए नहीं हो। हिपोपोटेमस भी परेशान होगा देखकर। थोड़ा हाथ लगा लो यार। थोड़ा यार, थोड़ा तो क्लास की गरिमा बचा के रखो आप लोग। हाँ, तो आप देखिए कि जब हम बात करते हैं बंधुत्व की, तो पूरे संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, ये बात सत्य है। और इसी को हम लोग कितने दुर्भाग्य की बात है आज हमारे देश में कि हिंदू के त्योहार में न मुस्लिम शामिल होते हैं, न क्रिश्चियन शामिल होते हैं, न सिख शामिल होते हैं, और न मुस्लिम के त्योहार में हिंदू शामिल होते हैं, न क्रिश्चियन शामिल होते हैं। सब अपने अपने में बटे हुए हैं। दो चार लोगों को ध्यान में रखकर अगर हम कहें कि होता है, तो हम उसको नहीं मानेंगे कि होता है। जबकि आप देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने में और देश की आजादी में बंधुत्व को सर्वप्रथम रखा था। इस तरह की भावनाएं आ गई आज हमारे देश में, भावनाएं उत्पन्न कर दी गई हैं या उत्पन्न हो गई है कि आज हिंदू हिंदू के कॉलोनी में घर ले रहा है, मुस्लिम मुस्लिम के कॉलोनी। क्लास छोड़ दे। हाँ, आप हटाएंगे? दे देना, देखना संभाल कर, और वहीं पे रखने के लिए बोलना, कहीं ले होके मत घूमना। तो आप देखिए कि जब इसकी हम बात करते हैं तो निसंदेह ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी गई हैं, किंतु हम इसे पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वेरी गुड, दोनों हाथ उठाओ। क्यों नहीं करते, बोलो। भेदभाव, हर चीज में भेदभाव आ जाएगा। कमा रहे हो क्या? भेदभाव, हाँ बोलो। देखो, चुपचाप से रहोगे तो अच्छा रहेगा। है? हम बोलने के लिए बोले थे, मगर उल्टा सीधा नहीं ना बोले थे। आ, जब हम बात करते हैं, देखो, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा। देखो हर्ष, 5वीं बार नहीं, 10वीं बार है। देखो, एक बात जान के रखना अपने दिल और दिमाग में कि अभी आप में बचपना है, ठीक है? थोड़ी सी ग्रेविटी लाओ अपने में, वजन लाओ अपने बातों में। अपने नहीं, शरीर में तो ग्रेविटी दिखेगा, वो तो समय के बाद दिखेगा, किंतु बातों में वजन लाओ, ठीक है? तो जब बातों में वजन की बात करते हैं, वजन आएगा आपका।
तो देखिए, हम जब बात करते हैं, अभी हम आपसे पूछे कि क्यों नहीं आया है सब, जो हम आपसे पूछे कि ये सब की कमी आप लोगों में दिखती है, क्यों दिखती है? सबकी, अरे समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, न्याय, समा सबकी बात कर रहे हैं, कमी दिखती है आप लोग, क्यों? हाँ बोलो बालक, हाथ उठा रहे हो, अच्छा लगा, बोलो। हम्म। आप प्राचीन भारत के हैं, आप ध्यान रख रहे हैं, यानी इतिहास इतना प्रबल हो गया है कि हम मतलब भूतकाल की जब नहीं, हाँ भूतकाल ही है ना, तो आप भूतकाल इतना प्रबल हो गया कि वर्तमान काल को आप भूल जाइएगा। हम्म। क्या नाम है आपका? मानस। तो मानस ये बताओ कि ये सारी चीजों को हमने जितना व्याख्या किया, इन सब चीजों को केवल पेपर पे ही देखता है, प्रैक्टिकल नहीं है हम लोग, क्यों? घर वर में नहीं, घर वर में वर नहीं होता है, घर ही होता है। हाँ। हाँ। अच्छा। अब मेरे को एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आपके पेरेंट्स जितने भी पढ़े लिखे हो, उनकी जो समझ थी उन्होंने कहा, अब आप इसको हैंडल कैसे करोगे? किंतु आप उसको एक्सेप्ट ना कर लेते हो। करना ही है, क्योंकि सर मुल्ला का दौड़ मस्जिद, दिन भर बाहर रहेंगे, लास्ट में उनको घर में ही जाना है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये गलत सोच है, ये सोच से आंसर नहीं लिखा जाएगा। हाँ कविता बताओ तो, क्यों? पूछेंगे, वेट करो, हाथ उठाई हो ना, पूछेंगे। सोच लो फिर। नहीं, अब बस हो गया। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो चीजें केवल केवल हमारी पुस्तक में दिखती है और व्यवहारिक रूप में नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव, और सही शिक्षा का अभाव। संविधान जैसे हमारी ग्रंथ, इसको एक तरह से हम लोग मानते हैं कि ये एक ऐसी ग्रंथ है जिसको होली ग्रंथ कहा जाता है, धार्मिक ग्रंथ है। और ऐसे धार्मिक ग्रंथ को आप देखिए कि ना हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ना हायर सेकेंडरी में पढ़ाया जा रहा है, ना कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, और अचानक से आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा देने आते हो, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो जब हमारे स्कूल में ये सब पढ़ाया जाएगा सतत तरीके से, यानी क्लास 1 में कुछ रहे, क्लास 2 में कुछ रहे, तो इससे क्या होगा, हमारे अपने विकास, बौद्धिक चीजों का विकास होगा, और यह विकास निसंदेह इससे परे होगा, भेदभाव से बहुत परे होगा। मानते हैं कि नहीं? हमारे मां बाप का यह कर्तव्य है, क्योंकि वो भी शुरू से यही देखते आए, तो वो भी हमको ऐसे ही शिक्षा दे रहे हैं। किंतु हमें तो शिक्षा देखनी पड़ेगी ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि आज आप समाज में ये नहीं कह सकते हो कि कल को प्रशासक बनोगे और नीति अगर लाई गई तो हम मुस्लिम को नहीं देंगे, केवल हिंदुओं को देंगे, या केवल मुस्लिम को देंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। ये व्यवस्था हमको अपने मस्तिष्क में चेंज करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी कमी हमारा शिक्षा प्रणाली है, कि ये शिक्षा हमें बचपन, अमेरिका में जाके देखिए ना भाई, उनको अपना मौलिक अधिकार इतना भयंकर, इतना प्रबल कर दिया गया है क्लास 1 से, कि 5वीं क्लास का बच्चा राष्ट्रपति को कहता है तुम घुटने टेको, तुमने गलती की है।
मजाल है हम लोग को ये कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजाल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग देखो, अभी आज आप लोग जो अधिकारी के रूप में बैठे हो और पढ़ने आए हो, आप लोग ये पढ़ाई एक बोझ मान रहे हो। कैसा बोझ है सर? ये बोझ ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि पढ़ें पढ़ें और पढ़कर हम एग्जाम निकाल ले तो जान बची तो लाखों पाए। अब सुबह का भूला घर कभी ना आए, अब ना पढ़ेंगे हम। इस आधार से आप लोग पढ़ रहे हो, इसीलिए आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा में फेल हो जाते हो, क्योंकि आपका आधार ही है कि हमें इसे छोड़ना है। जिस दिन आप आधार बना लो कि हमको करना है, जिन्होंने इसको किया है, जिन्होंने इसको किया है दिल से, उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी व्यक्ति पढ़ाने वाला ही होगा ना। है नौकरी आप लोग ढूंढ रहे हैं, वो नोबेल पुरस्कार को ढूंढा, और आज नोबेल पुरस्कार पाने से विश्व उसको याद करता है। तो आप लोग उस चीज को ध्यान में रखकर किया कीजिए। जब आप उसको ध्यान में रख के कीजिएगा कि हमको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी हमारे पीछे आए कहे कि आप ले लो, तुम आ जाओ, तब आप अपने आप को समझिए कि आप में वैसी क्वालिटी आ गई है। अभी आप नौकरी के पीछे चल रहे हैं तो वो आपको घुमाएगा, बहुत बहुत घुमाएगा। आप नोटिस कीजिएगा, किसी व्यक्ति से आपको काम होगा तो वो आपको अपने हिसाब से घुमाएगा। होता है, ये प्रैक्टिकल है, वही चीज कर रहे हैं आप लोग। शिक्षा ऐसी चीज है, देखो दो चीजें ध्यान रखना, भगवान ने दो चीज बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा। पहला चीज, खाली आए हो बालक तो खाली ही जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, तो मोह माया यहीं छोड़ो, और जिस दिन मोह माया छोड़ोगे उस दिन बहुत तरक्की करोगे। दूसरी चीज, शिक्षा, ये आपके पास है और जितना आपने ग्रहण किया है आपके साथ ही जाएगा, इसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। आपका भाई, आपका बहन, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके समाज इसमें बंटवारा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये शिक्षा आपका अपना व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत ही आप इसको लेकर जाएंगे। हाँ, मरने के बाद की बात कर रहे हैं ना, मरने के बाद की बात कर रहे हैं ना। संपत्ति में मरने के बाद भी संपत्ति में बंटवारा होती है कि नहीं? और किसने ये देखे? क्या हम देख रहे हैं? जिंदा रहते मां बाप के सामने बंटवारा हो रहा, तो मरने के बाद तो छोड़ ही दो यार। किंतु जिंदा रहते क्या मां बाप ने बोला है कि तुम अपनी शिक्षा में आधा इसको दे दो, उसको दे दो? नहीं। हाँ, शिक्षा की नहीं देखेंगे ना, क्यों? क्योंकि आपके साथ ही गया, जो भी गया आपके साथ गया। नहीं, वो याद रहे या नहीं रहे वो अलग चीज है, ये तो प्राकृतिक है कि जो आप कहें, क्योंकि आपकी अगले जन्म में क्या होगा क्या नहीं ये कौन जानता है। वहीं पे गाड़ी लगा दी है ना, वहीं पे लगाई कहीं और? ये क्या है? अब बताइए, जब इनकी स्थिति ऐसी है तो आप लोगों की ऐसी हो तो क्या गलत हो? हाँ, सुधरेंगे, किंतु ये बैठने का तरीका सुधरने का नहीं है, ठीक है? अधिकारी ऐसे नहीं बैठते हैं। यहां बाबा रामदेव का क्लास नहीं चल रहा है कि ऐसे करके और पांव के पांव ऊपर रख के बैठ रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ठीक है? यहां पढ़ने आए हो। नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, अभी आप लोगों में बहुत कमी है, बचपना बहुत है, बचपना में ही आप लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जो अभी अगर सुधार लोगे तो इंटरव्यू तक आपको अच्छा नंबर दे देगा, नहीं सुधारोगे तो निसंदेह दिक्कत हो जाएगी। बता देना, हाथ उठाते रहो और इनकलाब जिंदाबाद करते रहो, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो। हाँ, अब हम लोग लिखना चालू करें जी, बहुत प्रवचन हो गया, अब लिखा जाए। लिखिए, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जो भी आप लोग लिख सकते हैं लिखिए। लिखिए, प्रस्तावना किसी संविधान के दर्शन को क्या खोज रही हो? इतने देर से पेन का याद नहीं है?
यहां बहुरंगी पेन तो लकी हो, लाल पीला हरा, रेनबो कलर ले लो। अच्छा, हेड प्लस डिंग, वेरी गुड। आपको पता है कि हम कुछ बोलते हैं आप लोग को, तो हमारी बात आप लोग उतना बुरा नहीं मानेंगे जितना कि आप अगर किसी और को बोले तो बुरा मान जाता है। यही चीज हम इस दिन उसको भी समझाएं और आप लोग को भी समझा रहे हैं कि किसी के मैटर में कुछ ना बोला करें, नहीं तो यहां दूसरी ही महाभारत क्रिएट हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। कोटा लिखो, पेन वो, यहां चीटिंग करने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ लिखिए, किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में, सार, हाँ संक्षिप्त रूप में, अब क्या इसको समझाएं। अच्छा अच्छा, आगे तो अब आप लोगों को क्या कहें। सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है, संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने, कोई स्लो नहीं होगा, हम आपको एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, उसका स्पीड यही है और उससे भी तेज है। अभी तो धीरे चल रहे थे, 12 दिन हो गया, बहुत हो गया। हाँ, सर्वप्रथम आप मत लिखिए। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। इसके बाद जैसे जैसे, छूट रहा है ना, प्रस्तावना को शामिल किया, छूट रहा है ना, इससे यह पता चला कि आपका एग्जाम जो है ना छूटेगा हमारे बराबर। मतलब मेरे 42 साल हो गए, मेरे बराबर आओगे। करने का तरीका दे, हम सोच कुछ भी हो सकती है। हाँ, जैसे जैसे, हाँ, इसके बाद जैसे जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान का निर्माण किया, विभिन्न देशों ने अपने संविधान का निर्माण किया, उनमें कई देशों ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण समझकर अपने संविधान का हिस्सा बनाया। महत्वपूर्ण समझकर, हाँ, को महत्वपूर्ण समझकर अपने संविधान का हिस्सा बनाया। संविधान की उद्देशिका का आधार, संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या छूट गया? प्रस्तुत किया गया था, ब्रैकेट में लिखना 13 दिसंबर 1946 को, ब्रैकेट बंद, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, जिसे हम प्रस्तावना
के रूप में जानते हैं। जिसे हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। प्रस्तावना में सम्मिलित दर्शनों को दो भागों में समझा जा सकता है। प्रस्तावना में सम्मिलित दर्शन को दो भागों में समझा जा सकता है। पहला आदर्शात्मक और दूसरा आकांक्षात्मक। लिखिए, हेडिंग देना आदर्श। लिखिए ना जी, लिखिए तो बोलो ना, लिख लिया? हाँ लिखिए। पहला, हम भारत के लोग। कम भारत के लोग मत लिखना, हम भारत के लोग। क्या सीख ले, क्या बोले? नहीं, कम है अभी, कम है अभी। अभी आने दो, आने वाले समय समस्या देखना क्या हो। हाँ, हम भारत के लोग। लिखिए, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक, लिखो नहीं तो छूट जाएगा, फिर लाल पीला हरा करते रहना। इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च, धीरे कोटा में जाओ, तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। साथ ही यह शब्द बताता है कि यह संविधान जनता ने अधिनियमित किया है, बनाया है। और भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं, वही संविधान का आधार है। वही संविधान का आधार है। हालांकि इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भारत ने संविधान सभा का निर्माण देसी रियासतों एवं ब्रिटिश भारत
के सदस्यों का चयन मनोनीत एवं अप्रत्यक्ष चुनाव से किया था। मनोनीत एवं अप्रत्यक्ष चुनाव से किया था। तो अगर प्रश्न आ जाएगा ना तो मनोनीत पे ही ज्यादा आप लोग टिक करना, या देसी रियासत पे। हाँ, पता नहीं। हाँ, कर लिया। परंतु कुछ आलोचकों का यह कहना है कि भारत की परिस्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी कि देश में प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए। इसलिए देश में प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, इसलिए हम भारत के लोग शब्द पूरी जनता को सर्वोच्च मानकर किया गया है। पूरी जनता को सर्वोच्च मानकर किया गया है, जो कि सही है। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए भारत होगा दर देगा। अभी तो चालू है, अभी तो लिखना चालू है। और देखिए उनको, क्या छूट गया? मामलों में निर्णय लेने के लिए भारत संपूर्ण शक्ति रखता है। और किसी भी विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने का इसमें कोई अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभुत्व संपन्न दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक। इसका तात्पर्य है कि जब भारत खांस रहा था, मतलब जब भारत कब आजाद हुआ, लिखो तो जरा जी। भारत कब आजाद हुआ, लिखिए तो। चौदह अगस्त। अच्छा, आपको दिन नहीं मालूम है? 14 अगस्त लिख लीजिए। 14 अगस्त 1947।
आप 14 अगस्त लिख भी दें, महान है आप जी, आप जो पाकिस्तान में हैं। अरे ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अच्छा, अब क्या करो, इसीलिए तो 377 सरकार लागू कर दी है। हाँ क्या लिखा? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुई, आजाद हुआ, हुआ, और 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, अर्थात जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, अब तो 26 जनवरी 1950 तक, उसके बाद क्या लिखे? लागू नहीं हुआ था। समझा करो, भावनाओं को समझो। मेरा भावना से क्या होगा? हाँ, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक भारत आंतरिक प्रभु संपन्न था, अर्थात दैनिक दैनिक, ये सब बैग में रखिए आप लोग, लिखिए, आपका है ना? ओहो, हाँ, दैनिक, अर्थात दैनिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, परंतु दैनिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, परंतु हाँ, वेरी गुड, परंतु बाहरी निर्णय लेने के लिए देश प्रतंत्र था, अर्थात प्रतंत्र था, इतना ही लिखो। हाँ, उसके बाद लिखो बाहरी संप्रभुत्व, दूसरा बाहरी संप्रभुत्व, बाहरी संप्रभुत्व, बाहरी संप्रभुत्व लिखो। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 के बाद भारत पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न हो गया। पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न हो गया। परंतु कोई भी देश पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न नहीं है। उदाहरण स्वरूप भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है। मंडल देश का सदस्य है। ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? जब आप हमसे पूछ सकते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं, ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? हाँ बोलिए, हाथ उठा रही, वेरी गुड। कौन? यूएनओ? अच्छा, यूएनओ, वेरी गुड। तो राष्ट्रमंडल को हम यूएनओ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। हमने तो राष्ट्रमंडल लिखा दिया है। हाँ जी, कविता बोलो, सही बोलिए, बोलो। पता नहीं तो हाँ बोलो, राष्ट्रमंडल जी। राष्ट्रमंडल देश जानते हैं कौन सा है? वेरी गुड।
राष्ट्रमंडल देश कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज को। कॉमनवेल्थ कंट्री अमेरिका नहीं है। कौन है? यूएनओ का, यूएनओ का चर्चा ही नहीं कर रहे हैं हम तो राष्ट्रमंडल देश की बात कर रहे हैं। तो जिस दिन आप राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए ना कहीं संप्रभुता थोड़ी टकराई है। ठीक उसी तरह से यूएनओ के भी सदस्य बनने से संप्रभुता टकराई है। मानते हैं ना? अरे हाँ या ना बोलो यार, हंस दिए, कॉलगेट हंसी दे दी, हमको पता ही नहीं चला। बताओ। हाँ वेरी गुड, हाथ उठा रही। क्या नाम है? सीमा। सीमा ये बताओ कि राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? जी, तो अपने मंडल थोड़ी बात कर रहे हैं, राष्ट्रमंडल की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। कितने? 8। वेरी गुड, बोलो जी। आवाज ही नहीं है। कविता? वन 190। हाँ बोलो। तो नाचो नाचो गाना है। चुप। हाँ बोलो, कितने हैं राष्ट्रमंडल देशों में? हाँ बोलो कोटा। हाँ बोलिए, कुछ आइडिया है? अंतरजाल ऊपर देखो, अंतरजाल ऊपर देखो। मोबाइल सीज करते हमको ज्यादा समय नहीं लगता है। मेरे पास एक है तो दो हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं। राष्ट्रमंडल देशों में अभी 54 देश हैं, 54। ये राष्ट्रमंडल देश क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये वो राष्ट्र हैं जो एक समय में अंग्रेजों के द्वारा उन पर अपना अधिकार जताया गया था, औपनिवेश। यस, यानी ये सब कॉलोनीज थे और सारे कॉलोनियों ने मिलकर क्या किया? एक देश बनाया जिसका नाम रखा राष्ट्रमंडल, नहीं राष्ट्रमंडल। सांगानेर थाना के बगल में ही हो, सोच लो। तो राष्ट्रमंडल इसको कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, बहुत चीजें आप लोग नहीं जानते हैं जी। नेक्स्ट, अभी बहुत सारे हैं, चिंता मत करो। लिखिए, अब इसके बाद लिखिए समाजवाद। हाँ क्या लिखा आपने? सदस्य बन गई, अब क्या चाहती हो और कुछ लिखवाएं? आप यूएनओ भी लिख लो, कोई नहीं, सब चलेगा। हाँ लिखिए, समाजवाद शब्द मूलतः, समाजवाद शब्द मूलतः प्रस्तावना में समाविष्ट नहीं था। समाविष्ट नहीं था, बल्कि, हल्की नहीं, बल्कि इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित किया गया। समाजवाद से तात्पर्य है कि ऐसी संरचना, समाजवाद से तात्पर्य है कि ऐसी संरचना जिसमें ऐसी संरचना जिसमें
उत्पादन के मुख्य साधनों, उत्पादन के मुख्य साधनों, कॉमा, पूंजी, कॉमा, जमीन, कॉमा, संपत्ति, मुख्य साधनों जैसे पूंजी, हाँ पूंजी, यस, कुंजी नहीं, पूंजी, कोई ठीक नहीं, आप कुछ भी बोल देते हैं। जमीन, संपत्ति, कोई अंतर नहीं, हम बस सब पर्यायवाचित लिखाए हैं। आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में वितरण में मतलब बांटने में समतुल्य सामंजस्य हो, समतुल्य सामंजस्य हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान, यह नहीं है कि भारतीय संविधान निजी पूंजीवादियों को बढ़ावा दे रही है। जबकि इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर सरकार का अधिपत्य होगा, सरकार का अधिकार होगा और सरकार इसका वितरण सामान्य रूप से करेगी। वितरण सामान्य रूप से करेगी ताकि देश में ऊंच नीच की भावना को कम किया जा सके। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष। यह भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। यह भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, परंतु इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया। 1976 के द्वारा प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया। यह शब्द फ्रांस की क्रांति से ली गई है। यह शब्द फ्रांस की क्रांति से ली गई है। देख देख के तो पूरा लिख लिया, अब क्या चाहती हो? यह शब्द फ्रांस की क्रांति से ली गई है।
इस शब्द का भारतीय संविधान में यह आशय है कि राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देगा। राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देगा जिससे उसके धर्म को बढ़ावा मिले। जिससे उसके धर्म को बढ़ावा मिले। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। और वह सभी व्यक्तियों को अपना धर्म अपनाने प्रचार करने इत्यादि की स्वतंत्रता देता है। इसलिए भारतीय धर्म प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। जिसे सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। अर्थात सभी धर्म समान है। जल्दी लिखो, नहीं तो छूटना तो तय है ही, कितना छूटेगा ये नहीं पता। उसके बाद लिखिए लोकतंत्र लिख लो। देखिए, जब आप लोग का टेस्ट हो ना, तो आप लोग ये पहले अपने दिल और दिमाग को मना लीजिएगा कि हम कर सकते हैं, तभी आप अच्छा करेंगे। वरना चश्मा खुलेगा, बंद होगा। समझे? समझ में आया बूंदी? कोई बात नहीं, लिखा जाए लोकतंत्र। हाँ, वो कोई उम्र है। लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र लिखिए ना जी, लिखिए लोकतंत्र। हाँ, तो ये कहिए ना, लिख लिए, फिर आप लिखने लग जाती हैं। लिखिए, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग बृहद अर्थ में किया गया है। शब्द का प्रयोग बृहद बड़ा बृहद अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के जिस स्वरूप को स्वीकार करती है,
जिस स्वरूप को स्वीकार करती है वह लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र। वह लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र। और इसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र को नहीं, केवल राजनीतिक लोकतंत्र को नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि वो वे मताधिकार के माध्यम से अपने देश के मुखिया को निर्वाचित करें। और वे मुखिया प्रजा के लिए कल्याणकारी नीतियां लाए। इसलिए लोकतंत्र सरकार के शासन को संबोधित करता है। वेरी गुड, सरकार के शासन को संबोधित करता है। हाँ, नेक्स्ट, गणराज्य। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग गणराज्य शब्द का प्रयोग गणराज्य शब्द का प्रयोग देखिए, रुको ना यार, सोचना भी पड़ता है ना, कुछ भी लिखवा दें। गणराज्य शब्द का प्रयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वंशानुगति लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणराज्य या लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत
लोकतंत्रीय गणराज्य को अपनाया गया है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत संसदीय प्रणाली भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है, जहां पर वंशानुगति, जहां पर वंश के आधार पर देश का मुखिया देश के मुखिया को चुना जाता है। वहीं भारत में देश के प्रमुख को चुनने के लिए निर्वाचन मताधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है निश्चित समय के लिए। इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी जाती है। लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी जाती है। पी लो, पानी पी लो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दुख नहीं। नेक्स्ट लिखिए आकांक्षाएं। अब क्या चाहते हो? अब कुछ मत बोलो, लिखो खाली। लिखिए आकांक्षाएं। हमारे ख्याल से हमें ऐसा लगता है कि आकांक्षाएं आप लोग को लिख के लाना चाहिए, क्योंकि सब हम लिखवा देंगे तो आप फिर गलत हो जाएगा, हम नाइंसाफी होगी। थोड़ा आप भी, हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा आप भी सोचिए, लिखिए। हाँ बिल्कुल, सीखो, सीखने के लिए ही आए हो, अच्छी बात है, किंतु ऐसे बैठने से कोई सीखता नहीं है। इसके बाद लिखिए 2 पेज छोड़कर, 1 पेज 1.5 पेज, जो भी आप समझे जितना छोड़ सकते हो उसके बाद लिखिए। 2 पेज छोड़ दो, जितना हम लिखवाएं उतना छोड़ दो, कम से कम उतना लिखोगी ना। अरे इधर, हाँ तो एक आगे एक पीछे, बस हो गया 2 पेज। हाँ आकांक्षाएं आपको लिखना है। अब उसके बाद लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रश्न चिन्ह। हाँ क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना, अरे लिखो ना कृष्णा, छूट जाएगा। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? लिखिए। सर्वप्रथम बेरुबरी बनाम भारत संघ, बेरुबरी
कल ही तो लिखवाया था, दिखा दो ना इसको। हम लिखवा रहे, वो लिखो। आंसर भी लिखवा रहे हैं बालक, और ये कैसे दिमाग होगा? और ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके पास भी उतना ही दिमाग है जितना उनके पास है। हाँ, क्या लिखा आपने? अरे बोलो ना क्या लिखी हो। हट। सर्वप्रथम खा गई। सर्वप्रथम बेरुबरी बनाम भारत संघ 1960 में 1960 में यह विवाद उत्पन्न हुआ था कि क्या, यह विवाद उत्पन्न हुआ था कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु यदि कोई क्षेत्र विदेशी राज्यों को दिया जाता है विदेशी राज्यों को दिया जाता है, तो संशोधन करके ही दिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे ध्यान में रखते हुए इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने 9वें संशोधन अधिनियम संसद ने 9वें संशोधन अधिनियम 1960 पारित कर यह कही कि पारित कर बेरुबरी क्षेत्र हेरुबरी नहीं, बेरुबरी, हेरा फेरी तो मूवी है। बेरुबरी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। दे दिया तो क्या, तो बांग्लादेश में हो गया, तो बांग्लादेश को चला गया। लिखिए, बेरुबरी के बारे में तथ्य। नेक्स्ट हेडिंग, बेरुबरी के बारे में तथ्य। हेडिंग, बेरुबरी न किसी व्यक्ति का नाम था। लिखो जल्दी, नहीं तो छूट जाएगा, तो फिर कहोगी सर बोलते रहिए। बेरुबरी न किसी व्यक्ति का नाम था, न कोई संगठन था, बल्कि यह एक जगह था। था ही लिखना पड़ेगा ना। यह एक जगह था जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी
जलपाईगुड़ी जिला में स्थित था। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और भूभाग को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ आयोग गठन किया गया था। रेडक्लिफ आयोग गठन किया गया था। छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ दिया। रेडक्लिफ आयोग गठन किया गया था। हां, छूट गया? क्या छूट गया? अच्छा, भूभाग को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने, हम तो उनसे पूछे तो उनका छूट गया, छूट आपका गया। इस आयोग ने यह कहा कि सारा बेरुबरी क्षेत्र भारत को दिया जाएगा। सारा बेरुबरी क्षेत्र भारत को दिया जाएगा, परंतु इसे लिखना भूल गई। इसे लिखना भूल गई विभाजन के समय, जो विवाद का कारण बना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय 13 जजों के पीठ ने 1973 हाँ 24 अप्रैल 1973 दिन भी बता दिए। 24 अप्रैल 1973 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। और अपने पुराने निर्णयों को उलट दी। पुराने निर्णय को उलट दी। पुराने निर्णय को उलट दी। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचे के तहत आता है। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। इसलिए
इसलिए प्रस्तावना के मूल तत्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल तत्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में, तत्पश्चात 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में, हाँ, रास्तावना नहीं, प्रस्तावना में संशोधन किया गया और कहा गया कि, सॉरी, प्रस्तावना में संशोधन किया गया जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, कुछ भी कीजिए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसे न्यायालय में चुनौती दे दी गई। एस.आर. बुमई बनाम भारत संघ, एस.आर. बुमई बनाम भारत संघ 1994। नहीं, तोड़फोड़ करो, क्या है, 1994, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संशोधन किए गए प्रावधान वैध हैं। संसद द्वारा संशोधन किए गए प्रावधान वैध हैं, माननीय हैं और चूंकि प्रस्तावना संविधान का मूल, चूंकि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रस्तावना में, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावना के मूल तत्व जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि को संशोधन कर हटाया नहीं जा सकता, इत्यादि को संशोधन कर हटाया नहीं जा सकता, परंतु संशोधन कर हटाया नहीं जा सकता, परंतु
इसकी पूर्ण व्याख्या के लिए, इसकी पूर्ण व्याख्या के लिए इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। क्लास यहीं समापन करते हैं और आप लोग का भी टेस्ट है, नहीं है? हाँ, तो गुड लक फॉर योर टेस्ट। हाँ, किंतु ये जान जाएं कि जो पढ़ाया गया वो भी आएगा, जो नहीं पढ़ाया गया वो भी आएगा। हाँ, सबको बोल दिए थे ना? वेरी गुड। इसमें बहुत तेज है, फोन करते हैं आधी रात को, ये भी एक महान है।